ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का ये 31वां दिन है। सोचिए एक बार फिर से अब इजराइल ने अमेरिका को बड़ा धोखा दिया है। इजराइल ने कहा है कि हम इस युद्ध में अपने पैदल सैनिकों को नहीं उतारेंगे, जबकि अमेरिका कह रहा था कि हम 10,000 पैदल सैनिकों को उतारेंगे। दरअसल इजराइल को पता है कि ईरान जो है वो फारस की खाड़ी का बूचड़खाना है, वहाँ आप जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं। वही ईरान ने अब खुलकर कहा है कि खाड़ी देश हो या इजराइल हो, जहाँ जहाँ अमेरिकी अधिकारी के ठिकाने हैं और जो अमेरिकी अधिकारी के अड्डे हैं, हम उन पर सीधा सीधा हमला करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। और क्या अमेरिका अब कंगाल हो गया है? क्या अमेरिका के पास अब कुछ नहीं बचेगा? क्योंकि उसके हथियारों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है और युद्ध का तरीका बदल गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध का आज 31वां दिन है। 28 फरवरी को ईरान पर पहला हमला इजराइल की तरफ से हुआ था। अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक दुनिया को लगता था कि जिनके पास बड़े बड़े युद्धपोत हैं, जिनके पास आधुनिक फाइटर प्लेन हैं, 5th जनरेशन 6th जनरेशन के, वो इस दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर हैं और ये सब कुछ अमेरिका के पास था। सोचिए F-35 विमान जो है वो अमेरिका के पास लगभग 700 है। स्पिरिट 252 बॉम्बर वो अमेरिका के पास लगभग 30 है। अब तक उसको गुमान था 7 से ज़्यादा उसके पास बड़े बड़े विशालकाय युद्धपोत हैं, लेकिन इस युद्ध में सब धरा का धरा रह गया। कल ही उसके संयुक्त अरब अमीरात और अबू धाबी के बीच में एक बड़ा जहाज़ गिराया गया है। उसके सारे ड्रोन जो सबसे महंगे थे वो गिराए जा रहे हैं और ये सब कुछ मिसाइल और सस्ते ड्रोन से हो रहा है। तो युद्ध में अब तक जो बड़ी बात थी, अब तक दुनिया को लगता था कि अमेरिका विश्व विजेता है, आप उससे नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उसके पास फाइटर प्लेन है जो दुनिया के किसी भी देश में बम गिरा सकता है। लेकिन इस युद्ध ने अब फाइटर प्लेन को नकारा साबित कर दिया है। आपके पास अगर फाइटर प्लेन है तो आप उसमें ईंधन डालेंगे, उसमें बम लोड करेंगे, फिर उसमें आपको फाइटर पायलट चाहिए और फिर उसको आप युद्ध के लिए भेजेंगे। फाइटर पायलट की एक अपनी समस्या भी है। उसकी स्पीड जरूर 6000 किलोमीटर है, लेकिन उसकी किलो डिस्टेंस जो है 2000-3000 के बाद उसको ईंधन चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईंधन लेता है। उसकी कीमत ज़्यादा है। सोचिए 1600 करोड़ रुपए में एक F-35 आता है। राफेल जैसे विमान जो है वो 1500-1600 करोड़ के आते हैं। तो उसमें ईंधन चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए, उसके बाद वो बम गिराएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा है कि वो मारा भी जा सकता है। जो आधुनिक जितने वायु रक्षा प्रणाली हैं, अब तो ये साबित हो गया है कि F-35 को जिस तरह से ईरान ने मार गिराया, अब दुनिया का कोई भी फाइटर प्लेन सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ा जोखिम का तरीका है। आप फाइटर प्लेन से जाएंगे, आपको मार गिराया जाएगा। अब इसके बाद दुनिया में जितने भी लोग फाइटर प्लेन खरीदना चाहते थे, जितने भी देश, वो सब इस डील को रद्द कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने बाकायदा इसको रद्द कर दिया है। अब दुनिया में मिसाइल्स की अहमियत हो गई है और इस युद्ध में ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसके 2.5 लाख मिसाइल की क्षमता है। खुद ईरान ने कहा है कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल हैं और अगर हम 200 से 400 मिसाइल रोज़ भी फायर करें तो भी हमारे पास 10 साल लड़ने के लिए हथियार है। मिसाइल के मामले में नॉर्थ कोरिया का भी कोई सानी नहीं है। तो क्या अब मिसाइल का दौर आएगा और फाइटर प्लेन अब पुराना ज़माना हो जाएगा? इसे ठीक ऐसे समझिए। अब तक हम सब लोग टीवी को सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम कहते थे। सिनेमा हॉल और टीवी, सारे बड़ी फिल्में सिनेमा हॉल में लगता था, उसको हम सिनेमा हॉल में जाकर देखते थे। उसके बाद टीवी आया, टीवी को हम सबसे क्रांतिकारी समझ रहे थे। लेकिन उसके बाद मोबाइल आया और मोबाइल ने पूरी दुनिया बदल दी। आप न्यूज़ मोबाइल पर देखते हैं, आप सिनेमा मोबाइल पर देखते हैं। तो ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है मोबाइल। उसी तरह से अब युद्ध में पहले समुद्री युद्ध में युद्धपोत का सहारा लिया जाता था, फाइटर प्लेन का सहारा लिया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय माना गया कि फाइटर प्लेन जो है वो सबसे बेहतर तरीका है बमबारी करने का। लेकिन अब ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में, इजराइल के इस युद्ध में यह साबित हो गया है कि फाइटर प्लेन अब बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं रहा। अब किसी देश पर आपको हमला करना है तो उस देश में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी ही सीमा से बैठकर उस देश पर लगातार मिसाइल दाग सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सटीक सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए,
मतलब अब सैटेलाइट का ज़माना आ रहा है, जिसके पास जितना सैटेलाइट होगा वो उतना मजबूत देश माना जाएगा। साथ ही ड्रोन्स, अगर आपको बम गिराने हैं तो सस्ते ड्रोन बना सकते हैं जो 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर तक मार करे। तो फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए आपको फाइटर पायलट चाहिए, लेकिन ड्रोन्स और मिसाइल के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास टारगेट का सैटेलाइट लोकेशन हो, रियल टाइम लोकेशन हो और आप उसको मार गिरा सकते हैं। और यही इस युद्ध में ईरान की ताकत रही है। और इसीलिए अब तक जब से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ अमेरिका के जरिए, कोई भी बॉम्बर, कोई भी फाइटर प्लेन, कोई भी फाइटर जेट उसके ऊपर से नहीं उड़ रहा है, क्योंकि वो उसे मार गिरा रहा है। जब F-35 को मार गिराया गया तो F-16, F-18, F-15 ये तो पुराने ज़माने के फाइटर प्लेन है। इसका मतलब है कि इस युद्ध में अगर ईरान आज अजेय है, विजेता की तरह साबित हो रहा है, तो इसकी वजह है वो मिसाइल्स। उसकी ताकत समझिए, जैसे ही शुरुआती कुछ बमबारी की गई उसके बाद 1-2 दिन लगता है समझने में, और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के जेट गिराए, इजराइल के जेट गिराए, अब उसके ऊपर बमबारी रुक गई है। अब हमलावर सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ईरान अब लगातार इजराइल के पावर प्लांट्स उड़ा रहा है, उसके इंडस्ट्री को उड़ा रहा है, उसके रिफाइनरी को उड़ा रहा है। अब सारे हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं। वहीं खाड़ी देशों में जितने अमेरिका के अड्डे थे वो सब के सब ध्वस्त किए गए हैं। खबर बीच में आ रही थी कि अब अमेरिका ने तय किया है कि वो कम से कम 10,000 अपने ज़मीनी जो ट्रूप्स हैं, जो उसके आर्मी हैं, उसको ईरान में उतारेगा। लेकिन अब इजराइल ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कह रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लोग मारे जाएंगे। वैसे ही इजराइल में विद्रोह हो चुका है, आपने देखा अमेरिका में विद्रोह हो चुका है, तो भाषा बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था कल तक ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे, क्यूबा कब्जा कर लेंगे, किसी को भी वो सीधा कहता था कब्जा कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि मैंने 7-8 युद्ध रुकवाए हैं, मुझे तो शांति का नोबेल मिलना चाहिए, मैं तो शांति का प्रतीक हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप की भाषा है। आज जब संडे को अमेरिका में लगभग 3000 शहरों में 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे और कहा नो किंग, तो ये ट्रंप की भाषा बदल गई है। और अब ट्रंप कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो 7 युद्ध रुकवा चुका हूँ, मुझे तो शांति का नोबेल चाहिए। बराक ओबामा तो बेकार आदमी था, उसको शांति का नोबेल मिल गया। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। वहीं सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने क्यूबा, चे गुवेरा का देश, फिदेल कास्त्रो के देश क्यूबा, जो भारत का सबसे विश्वसनीय पार्टनर है जब नैम कंट्री बना था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसको पिछले 3 महीने से उसने ब्लैकआउट कर रखा था। अब रसिया ने वहाँ तेल का बड़ा एक जहाज भेजा है। इसका मतलब है कि अब दुनिया में तो तेल की इकॉनमी है, जो गैस की इकॉनमी है, वो चीन, ईरान और रूस मिलकर चलाएगा। दरअसल खाड़ी देशों को भी ईरान इसके लिए तैयार कर रहा है कि आप लोग हमारे साथ मिलिए, हमारे पास एशिया में तेल है, हम एशिया के देश हैं, खासकर मुस्लिम देश भी हैं, इस्लामिक देश भी हैं, हम लोग मिल बैठ कर तय करेंगे कि किस देश को कितना तेल देना है और किस कीमत पर देना है। वहीं रूस और चीन उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो मैंडेटरी है। भारत की भी खाड़ी देशों के साथ लगातार अच्छे संबंध है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी अब एशिया की सदी होगी और यूरोप का जमाना लद रहा है। सोचिए, जैसे ही खाड़ी देशों पर ईरान ने हमले किए, यूरोप में गैस और तेल के लाले पड़ रहे हैं। अब तक अमेरिका की भी यही हालत होगी, क्योंकि वेनेजुएला वाला जो तेल है वो अमेरिका में रिफाइन ही नहीं होगा। अब जाकर मुकेश अंबानी ने एक अमेरिका में रिफाइनरी लगाया है, तो वो तेल रिफाइन नहीं होगा जब तक उसमें खाड़ी देश वाला तेलों को मिक्स न किया जाए। तो वेनेजुएला का तेल कोई काम का नहीं है, जिस पर अमेरिका का सीधे कब्जा है। इसका मतलब है कि यूरोप की जो बड़ी सप्लाई चेन थी वो खाड़ी देशों से जाता था तेल, और उसके बाद रूस से जाता था। रूस का यूरोप से ऐसे ही मोह भंग हो चुका है यूक्रेन वाले मामले में, इसलिए यूक्रेन की कोशिश है कि अब रूस के भी बड़े बड़े जो रिफाइनरी है उसको उड़ाया जाए। तो ये पूरी लड़ाई तेल और गैस के लिए थी। पहले तो ईरान इस युद्ध को चाहता ही नहीं था, उसे भी नहीं अंदाजा था कि हम अमेरिका और इजराइल को ध्वस्त कर देंगे। शुरुआत में उसने अपनी रक्षा के लिए युद्ध शुरू किया था, लेकिन अब उसे इसके फायदे नजर आ रहे हैं। ईरान अब 2 गुना तेल प्रोड्यूस कर रहा है, और वो पहले तेल 60 रुपये प्रति बैरल मिलता था, 40 रुपये 30 रुपये प्रति बैरल भी तेल जो है वो रूस भारत को देने के लिए तैयार था। लेकिन अब ईरान और रूस और चीन को मजा आ रहा है। ईरान को पता चल गया है कि खाड़ी देशों से अमेरिकी सैनिक अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं। अमेरिका अब इस युद्ध में नहीं खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसके पास
अगर मिसाइल का जखीरा होता, मान लीजिए अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होता 10,000 या 15,000 किलोमीटर मार करने वाला, तो ये सनकी डोनाल्ड ट्रंप आपको लगता है अब तक चुप रहता? जो स्पिरिट 2 बम्बर निकाल सकता है, F-35 निकाल सकता है, वो जरूर ईरान पर अमेरिका के ठिकानों से मिसाइल हमला करता। लेकिन ईरान ने जरूर बता दिया है कि 4,000 किलोमीटर तक के रेंज के मिसाइल का ईरान ने प्रयोग किया है इंग्लैंड के द्वीप पर, ग्रोसिया द्वीप पर। इसका मतलब है कि अमेरिका के पास मिसाइल के भंडार नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास जो टॉम क्रूज या पैट्रियट जो उसके जो मिसाइल्स हैं वो भी कम है अब। और वो मिसाइल्स की क्षमता 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की है, जिसको फाइटर प्लेन में लोड करके मारा जाता है। जबकि ईरान के जितने मिसाइल हैं वो ट्रक से लॉन्च होता है, वो ज़मीन से लॉन्च होता है। ईरान के पास तो ऐसे मिसाइल है जो खंडहर से भी लॉन्च होता है, उसके ड्रोन को तो कंधे पर से भी लॉन्च कर रहे हैं लोग। कई तस्वीरें सामने आई है, हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो बड़े बड़े प्लेन को निशाना बना रहे हैं कंधे पर लॉन्चर से। तो युद्ध दूसरे लेवल में पहुंच गया है। इस युद्ध की तैयारी जो 45 साल से ईरान कर रहा था, 30-31 दिनों में ही ये दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है। अब दुनिया में कोई फाइटर प्लेन नहीं खरीदेगा। इससे बेहतर तैयारी तो नॉर्थ कोरिया की है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मिसाइल ईरान के बाद कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास सबसे ज़्यादा मिसाइल है, क्योंकि वो दिन रात किम जोंग उन जो है वो मिसाइलों को टेस्ट करता रहता है। उसने कहा है मेरे पास तो न्यूक्लियर वेपन वाले भी मिसाइल है, मेरे पास न्यूक्लियर बम है। खुद किम जोंग उन ने कहा है कि जिसके पास न्यूक्लियर बम है वही देश सुरक्षित है। ईरान ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, अब उसको मजा आ रहा है। ईरान की कोशिश है कि खाड़ी देशों से अमेरिका को भगा दिया गया है। अब खाड़ी देश मिलकर, इस्लामिक देश मिलकर, मुस्लिम देश मिलकर एक समझौता करे, एक तेल का पूरी प्लानिंग मैकेनिज्म बनाए कि हमें कितना तेल उत्पादन करना है। और ये बात तो तय है कि अब पेट्रो डॉलर बिजनेस खत्म हो गया। अब तेल जो है वो या तो उनके लोकल करेंसी में बिकेगा, या फिर चीन की करेंसी में बिकेगा, या फिर रूस की करेंसी में बिकेगा। डॉलर में तो अब नहीं बिकेगा। तो पूरी दुनिया में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। रही बात इजराइल की, तो उसका तो अब नाम लेने वाला भी नहीं है। पिछले 5 दिनों में लगातार 200 से 250 मिसाइल अकेले ईरान दाग रहा है। उसके बाद हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। साथ ही जो फिलिस्तीन में हमास के जो लड़ाके हैं वो हमला कर रहा है, और इजराइल धू धू कर जल रहा है। तो लगभग इजराइल के पेट्रोकेमिकल्स हो, या उसके पावर ग्रिड हो, उसके रिफाइनरी हो, उसके न्यूक्लियर प्लांट हो, ये सब जगहों पर ईरान अब लगातार निशाना बना रहा है। और उसने जो कहा था कि इसको नक्शे से ख़त्म कर देंगे, वो भी बात सही साबित हो रहा है। तो युद्ध के 31वें दिन लगभग ये बात तय हो चुका है कि अमेरिका इस युद्ध में वापस नहीं आएगा। इजराइल युद्ध हार चुका है, और अब ईरान को मज़ा आ रहा है, और 45 साल का सूखा वो समाप्त करने के लिए तैयार है। और तेज़ी से वो तेल उत्पादन भी कर रहा है, दुनिया भर के लोगों को तेल बेचेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। वहीं अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो यूरोप को तेल और गैस की इतनी बड़ी किल्लत होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इन सारे मसलों के लिए दुनिया को फिर से बड़े आर्थिक संकट में डालने के लिए, गरीबों को लाचार बेबस बनाने के लिए अगर कोई असली दोषी है तो वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू है। और वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने इस मामले को नहीं पहचान पाए। और वो जो लोग, सोचिए, जो देश अब तक इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, उनको भी तेल देने में ये लोग कटौती कर रहे हैं, या मुँहमांगी कीमत पर तेल बेच रहेंगे वो। मतलब जिन जिन देशों ने इजराइल और अमेरिका की मदद की है, उनको महंगे कीमत पर गैस और तेल लेना पड़ेगा। और अगर वो अपने देश को गैस और तेल नहीं दिला पाएँ तो उनकी सत्ता भी चली जाएगी। सोचिएगा जरूर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।